चलिए बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद ये करता हूं कि त्यौहार के साथ साथ आप अपनी इच्छाओं को, जो आप अपने भविष्य में बनना चाहते हैं, उसकी तरफ भी कदम को अग्रसर ले रहे होंगे। जैसे आप आज अपनी बहन की सुरक्षा के लिए जो मन ही मन प्रण लेते हैं, एक्चुअल में रक्षाबंधन का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे रक्षा बंधन के प्रति समर्पित होते हैं जो आपके लिए, सिर्फ आपकी ही नहीं, तमाम सारी बहनों के लिए होता है। सिर्फ उनकी सुरक्षा ही नहीं, सामाजिक रूप से अगर एक अपने योगदान को दिया जाए तो वो भी एक रक्षा बंधन का ही पर्याय होता है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप इन चीज़ों के लिए समर्पित हैं, आज आप अपनी पढ़ाई के लिए भी समर्पित हो जाइए। इस बात का प्रण ले लीजिए और अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त ना कर लें तब तक अपनी मेहनत को रोकिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों एक ऐसी क्लास की जो आज ही की क्लास में सारे के सारे टाइप को खत्म करेंगे, और वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें सब कुछ बेहतर ढंग से चुटकियों के हिसाब से आपके सामने होगा। और ये सब एंगल्स का गेम है, एक एक करके चीजों को समझाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेस हिस्से से इसकी शुरुआत होगी, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। मतलब आज तक किसी ने अगर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ी है, त्रिकोणमिति का एक पार्ट होता है, अगर किसी ने हाइट एंड डिस्टेंस को आज तक नहीं पढ़ा है तो वो आज पढ़े और देखिए कि इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से कितने कम समय में कर सकते हैं। जैसा कि आप देखा है कि बहुत सारे बच्चे इन्हीं के प्रश्नों को करने में बहुत समय लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। थोड़े कम समय में प्रश्नों को करेंगे, थोड़े नहीं, बहुत कम समय में। मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त के ऑफर के डिस्काउंट के तहत आप सभी के लिए बहुत सारे ऑफर हैं, और ये बड़ा सरप्राइजिंग ऑफर यहाँ पर भी आपको मैं एक दिखाने वाला हूँ, बड़े मजेदार। आप अगर ALP एंड टेक्नीशियन का पैकेज लेते हैं, कंप्लीट पैकेज, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, तो सिर्फ 499। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो सिर्फ 999। NTPC का कंप्लीट पैकेज सिर्फ 499। ग्रुप डी का कंप्लीट पैकेज 499। RRB JEE का कंप्लीट पैकेज, अगर मैं RRB JEE की बात कर लेता हूं तो भी कंप्लीट पैकेज इसका CBT 1 का 499 का है। RRB JEE के कंप्लीट पैकेज में, जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों शामिल है मेरे प्यारे दोस्त, वो 1999 का, और JEE का टेक्निकल वाला जो पैकेज है वो 1499 का। ये ऑफर के तहत है। ये ऑफर आपको तब मिल जाएंगे जब आप हमारे दिए हुए जो नंबर है, जिसको मैं लिख रहा हूं, पहला नंबर है 96 96 10 24 11 पर, और दूसरा नंबर बच्चों क्या है 6393 63 93 125 760 पर। इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी पैकेज अगर लेना चाहेंगे तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये 15 अगस्त का स्पेशल डिस्काउंट है। डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप एक कूपन कोड यूज करेंगे, और वो कूपन कोड होगा कैपिटल A कैपिटल D 10। नीचे लिख देता हूं कैपिटल A कैपिटल D 10। अच्छा, इसमें बात सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होती है। इसमें अगर आप कोई भी पैकेज लेते हैं, कोई भी, तो इस ऑफर के तहत मैथ का कंप्लीट लाइव बैच जो है, जिसकी क्लासेस सुबह 10 से 12:15 के बीच में होती हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये जो कंप्लीट लाइव बैच चल रहा है, जिसकी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, ये पैकेज बिल्कुल फ्री मिल जाएगा अगर आप उनमें से कोई भी पैकेज ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि इस मैथ के लाइव बैच को पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आती है, विश्वास करिएगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ना ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, ना ही कोई कॉन्सेप्ट बाहर जाएगा, और आप उसको बहुत कम समय में भी करेंगे उस अप्रोच के साथ। अप्रोच बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। एग्जाम का लेवल बिल्कुल, कोर्स में जो पढ़ाई गई चीजें हैं वो एग्जाम के लेवल को मैच करेगा। हर एक कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी, और उसके बाद उस प्रकार के क्वेश्चन लेवल वाइज, टाइप वाइज इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डबल कॉलम की PDF भी आपको मिलती है, और साथ जो बोर्ड वाली PDF होती है, जिसको एनोटेशन PDF कहते हैं, वो PDF भी इसमें आपको मिलेगी 101%, ठीक। और अगर आप कोई भी पैकेज ले लेते हैं इनमें से, तो ये कंप्लीट बैच आपको फ्री मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ का यही बैच लेना चाहते हैं तो भी आपको ये बैच मिल जाएगा। सेम नंबर पर ही आपको कॉल करनी है, 96 96 10 24 11 पर मेरे प्यारे दोस्त। और दूसरा होगा 63 93 125 760 पर, ठीक, 125 760 पर। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करें, एनरोलमेंट कर सकते हैं।
ये आप किसी भी कोर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन जो आप लोगों ने अगर अभी तक है आपके पास तो अच्छी बात है, और अगर नहीं डाउनलोड करिए तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, माई पाठशाला ऐप, माई पाठशाला एप्लीकेशन, ठीक है। इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और सीधे एप्लीकेशन से भी इस बैच की परचेजिंग की सुविधा है, आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एएलपी टेक्नीशियन का कंप्लीट पैकेज है, इसको आप लेने के लिए उन्हीं नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जितनी भी चीजें इसमें आपको दिख रही हैं ये आपको मिलेंगी, और अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो मैथ का लाइव बैच है वो भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। सभी लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए तो दो प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है उन्नयन कोण। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, एलिवेशन। और दूसरा कोण होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो इन दोनों कोण पे ही डिपेंड करता है। एक एक चीजों को समझिएगा कि अगर हम बात करें कि उन्नयन कोण क्या होता है तो इसकी अगर चर्चा कर लेते हैं। बहुत बेसिक सी बात है कि आपके आंख की सीधी रेखा से, मतलब जहां से आप जमीन मान रहे हैं वहां से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं किसी भी पॉइंट को, ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट को देखते हैं तो आंख की सीध से और उस रेखा से जहां आप ऊपर देख रहे हैं उनके बीच में जो कोण बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज से ऊपर की तरफ देखने पर, क्षैतिज रेखा और ऊपर देखने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसी को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और यदि आप किसी ऊंचाई पर बैठे हैं, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया अगर सामने देखेगी तो इस क्षैतिज रेखा पर देखेगी, सामने आप ऐसे देख रहे हैं। और अगर आप नीचे की तरफ सर करके किसी चीज को देखते हैं, नीचे की तरफ, मान लीजिए चिड़िया को दिखाई दिया उसका शिकार है, चिड़िया को उसका शिकार दिखाई दिया जमीन पर, ये चूहा दिखाई दिया, तो इस क्षैतिज रेखा और नीचे की तरफ जो रेखा बन रही है इनके बीच में जो ये कोण होता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये दोनों ही कोण अगर किसी सवाल में आते हैं तो ये दोनों कोण आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अच्छे से, सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं थी, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर सारा का सारा अब यहां से जो गेम होगा वो होगा एंगल्स का। किसका होगा? एंगल्स का। यहां पर आप हेडिंग लगा लीजिएगा गेम ऑफ एंगल। क्या हेडिंग लगा लीजिएगा? पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके सवालों पर लेकर चलूंगा। गेम ऑफ एंगल। गेम ऑफ एंगल में क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल करते हैं तो ज्यादातर हम लोगों को समकोण त्रिभुज की चीजें देखने को मिलती हैं, ज्यादातर समकोण त्रिभुज में देखने को मिलती है। तो अगर आप मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कर रहे हैं और इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देता है, जिस समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का हो, एक 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का हो, तो आप हमेशा याद रखना कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 के अनुपात में होगी, 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो √3 के रेशियो में होगी, और जबकि 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 के रेशियो में होगी। इस बात को यहाँ लिख भी देता हूँ। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर आपको किसी एक समकोण त्रिभुज में दिखाई देते हैं तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 के अनुपात में, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होगी, ये रेशियो में हो, और 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे प्यारे दोस्तों कितने में होती है? 2 के अनुपात में होती है। ये आपको कोण दिए होंगे और ये आपको क्या दिए होंगे? भुजाओं के अनुपात, यानी कि साइड्स के रेशियो, भुजाओं के अनुपात। अच्छा, कई बार इसमें इसको ये जो है ना आपको कोण देगा नहीं, और ये बोल देगा कि कोण के जो अनुपात हैं, कोण के अनुपात अगर आपके पास 1, 2 और 3 के रेशियो में है तो इसका मतलब यही होता है कि वो कोण 30, 60 और 90 है। और उस स्थिति में भुजाओं का जो रेशियो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त 1:√3 रेशियो 2 होगा, ठीक है। मानिए कि अगर आपको ये तो आपको 30, 60, 90 वाला सिस्टम समझ में आ गया गेम ऑफ एंगल में। अगर आपको कोई दूसरा समकोण दिखाई देता है जिसमें 2 कोण 90 डिग्री के हों, 45 डिग्री के, सॉरी
एक ये 45 का हो और ये 45 का हो, तो इनकी ये जो भुजाएं होंगी ये आपस में बराबर होंगी, पहली बात। दूसरी बात, एक कोण 90 डिग्री और दो कोण 45 डिग्री के होने पर 45 डिग्री के सामने की भुजाएं हमेशा एक के अनुपात में होती हैं, मतलब ये भुजा भी एक के रेशियो में होगी, ये भुजा भी एक के रेशियो में होगी, जबकि जो कर्ण होता है वो हमेशा √2 के रेशियो में होगा। किसके अनुपात में होगा? √2 के। ये बात भी मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आपके पास एंगल, किसी समकोण त्रिभुज में अगर आपको क्या क्या एंगल दिखाई देते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री, अगर आपको कोण ये दिखाई देते हैं तो इनके सामने के भुजाओं का अनुपात 1:1:√2 के रेशियो में होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगी? भुजाओं के अनुपात होंगे, साइड्स के रेशियो होंगे। ठीक है, और यहां पर कई बार ये भी कह देता है कि जो कोण के अनुपात हैं अगर वो 1:1:2 के रेशियो में है तो इसका मतलब यही है कि वो कोण 45 और 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, ये गेम ऑफ एंगल आप है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम सवालों को बहुत सरल ढंग से और बड़े कम समय में कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपको कोई त्रिभुज दिखाई देता है जिसमें दो कोणों में प्रत्येक कोण 30 डिग्री का हो, ये दो कोण मान लीजिए ये 30 डिग्री का हो है, और यहाँ पे भी ये कोण 30 डिग्री का हो, और जो तीसरा कोण है वो पूरा 120 डिग्री का अगर दिखाई देगा, कितने डिग्री का दिखाई दे? 20 डिग्री का। तो इस स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो कोण 30 डिग्री के हों, 30 डिग्री का ये हो और 30 डिग्री का ये हो, और बचा हुआ ये जो कोण होगा ये 120 डिग्री का होगा, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना 30 डिग्री के सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। करेक्ट है जी? बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। 30 डिग्री और 30 डिग्री के सिर्फ सामने की भुजाओं को हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हमें यहां से एक चीज देख लेंगे कि 120 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी, 120 डिग्री वाली जो भुजा होगी वो किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, देखो समझना, 120 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा 6 हो जाएगी, जैसा आपको दिख रहा है 6 हो जाएगी, और 30 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा √2, √3 और 2√3 के रेशियो में हो सकती हैं। लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा और सरल कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे ध्यान से समझना। अगर हमारे पास कोणों के जो नाप है वो 30 डिग्री और 120 डिग्री अगर दिए होते हैं, 30 और 120 डिग्री दी है, तो इन कोणों के लिए जो इसका अनुपात आ जाएगा वो आएगा 1:1:4। अगर आपके पास सवाल में कभी ये कहता है कि कोणों के अनुपात 1, 1 और 4 दिए हैं, तो इसका मतलब वो 30 और 120 है, पहली बात। दूसरी बात, इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो जरा उस पर गौर करिएगा। जैसे इस 30 डिग्री के सामने की भुजा 2√3 लिख सकते हैं, इस 30 डिग्री के सामने की भुजा 2√3 लिख सकते हैं, और इसके सामने की भुजा जो 6 है उसको हम 2×3 लिख सकते हैं। 2×3 जो है, इस 3 को हम √3 भी लिख सकते हैं, √3 तो 2√3 अगर सब में से कॉमन हो जाता है तो इसको 1 और √3 भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1 और √3। तो अगर आप किसी त्रिभुज को देख रहे हैं और उस त्रिभुज में आपको कोण अगर 30 और 120 दिखाई दे रहे हैं, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 के रेशियो में होगी, जबकि 120 डिग्री के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा कर लेते हैं। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपके सामने यहां पर साझा करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मानिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिया है, मानिए कि आपके पास यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिया है, और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर आपके पास 90 डिग्री का हो, एक कोण आपके पास सपोज कर लेते हैं 15 डिग्री का दिया हो, और एक कोण आपके पास 75 डिग्री का दिया हो। इस पर भी सवाल काफी पूछा जाता है। अगर ये दिया हो तो यहां पर क्या बात होगी, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 15 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो √3 - 1 के अनुपात में होगी। किसके अनुपात में होगी? √3 - 1 के अनुपात में होगी 15 डिग्री के सामने वाली भुजा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? 75 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी वो √3 प्लस के अनुपात में होगी, √3 + 1 के रेशियो में होगी। और यहां पर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी ये भुजा जो होगी ये 2√2 के रेशियो में होगी। क्लियर? अच्छा,
इसके बाद अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर बात किसकी होगी उसको देखना। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देते हैं कुछ ऐसे। ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसको मैंने डी लिख दिया। ठीक है, बी से डी की दूरी को अगर मैंने x मान लिया हो और डी से x की क्या नाम है सी की दूरी को अगर मैं y बोल देता हूं, और दूसरी बात ये जो एंगल है इसको अल्फा बोल देते हैं और ये एंगल अगर बीटा हो गया, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें अल्फा और बीटा दोनों के कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के अगर पूरक कोण है, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इस स्थिति में अगर आपको जरूरत पड़ती है कि भुजा AD की लंबाई निकाली जाए, यानी कि इस AD की ऊंचाई निकाली जाए, तो इस AD की ऊंचाई क्या होगी, रूट के अंदर x गुणे y होगा। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x इंटू वाई। नोट करिएगा इस बात को। फिर हम लोग पूरकता के एक और सिद्धांत को यहां पर देखेंगे। ठीक है, पहले इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, उसको भी समझकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मानिए अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज दिया और इस समकोण त्रिभुज में आपको पूरकता के सिद्धांत को अप्लाई करना है, तो देखिए कैसे अप्लाई होगा, इस बात को देखिएगा। ठीक, मानिए कि आपके पास ये ऊंचाई जो है अगर ये h दी है, इतनी दूरी का मान आपके पास b दिया है और इस दूरी का मान आपके पास a दिया है, ये दिया है, और इनके जो कोण हैं आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है, ये अल्फा और ये बीटा है। तो अगर अल्फा और बीटा का मान एक दूसरे के पूरक कोणों को सेटिस्फाई करता है यानी 90 डिग्री बनाता है, तो इस स्थिति में अगर मैं आपसे बोलूं कि इस h की लंबाई क्या होगी, तो इस h की लंबाई के लिए भी आप रूट ऑफ a इंटू बी करेंगे। क्या करेंगे, रूट ऑफ a इंटू बी कर देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इस बात को भी। एक सिद्धांत इसका और बचा है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो भी समझने के बाद हम लोग सवालों पर वापस आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई साहब। चलिए देखिए, कई बार हम लोगों को सवालों में ये देखने को मिल जाता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, कई बार देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, और उस समकोण त्रिभुज में अगर हम लोगों ने एक ये ऐसे लाइन यहां से यहां तक ले ली, सॉरी एक लाइन ये हमने यहां से यहां तक ऐसे ले ली, समझिएगा ध्यान से, ये लाइन ऐसे ले ली, समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हो और ये एंगल इसका 2 गुना यानी कि 2 थीटा हो, और ये ऊंचाई अगर आपके पास h हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज का अगर बाह्य कोण हमारे पास 2 थीटा है तो वो बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये स्थिति बन जाती है, तो अगर ये थीटा हुआ ये थीटा हुआ, तो इतनी जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। साथ में अगर मैं बोल देता हूं कि अगर ये हमारे पास दूरी दी हुई है कि ये दूरी x है, सिर्फ इतनी यहां से यहां तक, ये दूरी अगर कितनी बोल देते हैं x है, और इस दूरी को अगर बोलने से अच्छा है क्या, इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको अगर आप x बोलो तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। मान लीजिए कि ये दूरी हमारे पास x मीटर की दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति के लिए आप कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। तो ये होता है कि साइन 2 थीटा बराबर h अपॉन x। तो यहां पर ये जो h अगर आपको पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 2 थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है भाई, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए आप। ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। सबसे पहले आपने एंगल्स को समझा, दूसरी बात आपने जब गेम ऑफ एंगल्स को समझा तो 30, 60 और 90 के साथ साथ 45, 45, 90 वालों को समझा। फिर आपने 30, 30, 120 वालों को समझा। फिर आपने समझा कि जब हम 75, 15 और 90 को देखेंगे, या पूरकता के सिद्धांत पर जब कोई चीजें अपने पास पूछी जाती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें, ये चारों स्लाइड जो है आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है, और केवल इन्हीं पर बेस्ड होती है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई,
पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये है इस सवाल का पहला क्वेश्चन, मतलब इस क्लास का पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बाद। एक लड़की जो कि 4 फीट लंबी है जमीन पर 5 फीट की छाया डाल सकती है। यदि लड़की की लंबाई 10 फीट हो तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? सुनिएगा, एक लड़की है जो कि खुद 4 फीट लंबी है, लेकिन ये जमीन पे जो छाया डालती है वो 5 फीट लंबी छाया है। तो अगर हम इससे त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे पास लंब 4 है और जो हमारे पास आधार है वो 5 है। यानी आधार और लंब और आधार के बीच में जो रेशियो है वो 4 और 5 है। कह रहा अब अगर लड़की की लंबाई 10 फीट हो, यानी कि इस लड़की की, यदि लड़की की लंबाई 10 फीट हो तो उसकी छाया कितने फीट की होगी? लड़की की लंबाई 10 फीट हो, लड़की की लंबाई अगर 10 फीट होगी तो छाया जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अब अगर लड़की की लंबाई 10 फीट है तो उसकी जो छाया होगी, अगर 4 का मान हम 10 देख रहे हैं तो 1 का मान 2.5 देखेंगे, तो छाया की लंबाई कितनी होगी? सर इसमें भी 2.5 का गुणा हो जाएगा और 5 में 2.5 का गुणा करने पर हमारे पास 12.5 फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5 फीट। अगर हम इसका उल्टा लिखते, अगर हम इसका उल्टा लिखते, क्या लिखते कि एक लड़की की लंबाई अगर 5 फीट होती और उसकी छाया 4 फीट की होती, अगर लड़की की लंबाई 5 फीट होती और उसकी छाया 4 फीट होती, तो अब अगर ये कहता है कि लड़की की लंबाई अगर 10 फीट है तो उसकी छाया उसकी 2 गुनी यानी 8 फीट होती। 5 दूनी 10 होता, 4 दूनी 8 होता, तब होता। ठीक, तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन ये तब हो सकता है कि जब लड़की की लंबाई 5 फीट और उसके द्वारा डाली गई छाया 4 फीट की होती। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? दोनों ही पहलू इस बात के आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। 7 मंजिला एक इमारत की छाया 28 मीटर लंबी है। उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी जिसकी छाया 48 मीटर लंबी हो? देखो, कोई इमारत है जो कि 7 मंजिला है और इसकी जो छाया पड़ती है वो 28 मीटर की छाया पड़ती है। यानी कि 7 मंजिल से जो छाया 28 मीटर की पड़ रही है, इसका 4 गुना पड़ रही है। कितने गुना पड़ रही है? 4 गुना। अब कह रहा है कि अगर आपके पास इमारत जो है कि छाया 48 मीटर हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो मंजिलों की संख्या होगी वो 12 गुना होकर 48 आई है। तो मंजिलों की संख्या कितनी होगी? मंजिलों की 4 गुना होकर 48 आई है ना। तो मंजिलों की संख्या कितनी होगी? 48/4 का मतलब 12 मंजिलें होंगी उसमें, और 12 मंजिलों का होने का मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा। ये 2023 का क्वेश्चन था। कुछ और करने की जरूरत नहीं होती ऐसे प्रश्नों में, बड़े आराम से ये प्रश्न नॉर्मल ढंग से किए जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? स्पष्टीकरण है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट, 42 सेंटीमीटर एक लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 35 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक टावर 25 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? अगर 42 सेंटीमीटर लंबा कोई खंबा है और इसकी जो छाया है अगर वो 35 मीटर की लंबी है, कहने का मतलब यह है कि अगर ये 42 सेंटीमीटर लंबा कोई खंबा है और इस खंबे की जो छाया बन रही है वो छाया जो है वो 35 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 35 सेंटीमीटर लंबी, ऐसे है। तो कह रहा उसी समय एक टावर जिसकी छाया 25 मीटर लंबी है, उसी समय एक टावर जिसकी छाया 25 मीटर लंबी है, टावर की ऊंचाई क्या होगी? तो सिंपल ही तो क्वेश्चन है। 7 से काट देंगे इसको 5 बार, 7 से कट जाएगा ये 6 बार, 5 से इसको काट लीजिए 5 बार और 5 छक्का 30 हो जाएगा। यानी उस टावर की ऊंचाई 30 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 2023 का प्रश्न ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए सवाल नंबर नेक्स्ट को। 28 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर खंभा 19.2 मीटर लंबी छाया डाल सकता है। उसी समय 52.5 मीटर ऊंचाई वाले दूसरे खंभे द्वारा डाली गई छाया की लंबाई क्या होगी? यहां पर छाया होगा, छाया की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए 28 मीटर की ऊंचाई वाला जो खंभा है उसकी छाया की जो लंबाई है वो 19.2 मीटर की है। अब ठीक इसी समय अगर कोई 22.5 मीटर ऊंचाई वाला दूसरा खंभा है, 52.5 मीटर की ऊंचाई का एक दूसरा खंभा है, इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसकी छाया की भी लंबाई आ ही जाएगी। बोलेंगे सर हाँ आ तो जाएगी। मैं कहूँगा कैसे आएगी? तो सर काटा पीटी करनी पड़ेगी। काटा पीटी कर लेते हैं।
एक मिनट दीजिएगा, बोर्ड कैसे बंद हो गया भाई। चलिए आ गया, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि इसकी छाया की लंबाई क्या थी, ये पूछा गया था। तो काटा पिट्टी करनी है, किससे कौन कटेगा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, जो हो सकता है उसको आप संभव देखिए। किसी से तो कट ही रहा होगा ना, 7 2 9 और 1 10, 14 से 7 से कट नहीं रहा ना, तो किससे कट रहा है? 2 से। 2 से तो कट ही रहा है मान लो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देखते हैं 19.2 गुणे 52.5 और बटे में हमारे पास क्या आ गया, 28 आ गया। अब यहाँ पे लगा लेंगे ds। 28 का ds 8 2 10 एक ही होता है, मतलब नीचे से अब कोई मतलब नहीं रखना, ऊपर का ही ds देखना है। ऊपर का ds 9 2 11 और 1 12, 12 का मतलब हो गया 3। यहाँ पर 5 2 7 7 5 12, 12 का मतलब फिर से 3 और 3 त्रिका 9 होगा, यानी वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए जिसका ds 9 हो जाए। अब ds 9 अगर देखेंगे तो 30 का है नहीं, 35 का है नहीं, 40 का है नहीं, तो बचा 36 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा। बोलिए, स्पष्ट है? क्लियर है? समस्या तो नहीं किसी को? कोई नहीं है। चले फिर आगे बढ़े। ये देखिए, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से, ये इमारत है, इमारत के आधार से क्षैतिज तल से 70 मीटर की दूरी पर, 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ये जो कोण है ये कितने डिग्री पाया जाता है? 60 डिग्री पाया जाता है। तो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात है। 30 के सामने की भुजा अगर 70 है तो 60 के सामने की भुजा इसमें √3 का गुणा हो जाएगा। अगर √3 के रेशियो में होती है तो बोलोगे हाँ सर। यही पूछ रहा था आपसे, इमारत की ऊंचाई कितनी है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा 70 √3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब इसमें 10 वन लगाने की जरूरत नहीं है, वो समाने गए, ठीक है। वैसे करोगे तो दिक्कतें आएंगी। 24 √3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास एक खंबा हो गया जो कि 24 √3 सेंटीमीटर ऊपर खड़ा था। यहाँ ये क्षैतिज है, इस क्षैतिज पर इस कोने पर एक मीनार खड़ी है। खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पाया गया है 60 डिग्री का, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का। अब अगर ये भुजा 24 √3 आई है तो इतनी भुजा भी हमारे पास, ये वाली भी 24 √3 ही होगी। कहां से कहां तक की? ये हमारे पास 24 √3 होगी। कहता है यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पर है, यानी खंबे का जो आधार है वो मीनार के आधार से अगर 60 फीट की दूरी पर है, तो अगर ये 60 फीट है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये भी 60 फीट होगा। अब देखो जरा, ये हमारे पास हमारा कितना 90 हो गया, तो ये 30 हो गया। 30 डिग्री के सामने की भुजा 60 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा ये 60 √3 हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर इतनी 60 √3 हो जाएगी। ये 60 √3 हो गई। मीनार की कुल ऊंचाई पूछ रहा था, ये 60 √3, ये 24 √3, तो आंसर क्या हो गया? टोटल मीनार की ऊंचाई हो गई 84 √3। सवाल खत्म हो गया। सब कुछ गेम ऑफ एंगल पे ही है। शुरुआत में जो मैंने बताया था कि जिस त्रिभुज में अगर ये एंगल दिखाई देते हैं तो उनके सामने की भुजाओं के अनुपात, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो सवाल देखिए बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी और सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए अगला सवाल। 6 मीटर ऊंची मीनार के आधार से x मीटर, 6 मीटर ऊंची मीनार के आधार से x मीटर, 6 मीटर ऊंची मीनार के आधार से x मीटर, x मीटर और x + 5 मीटर, x + 5 मीटर, x + 5 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक ये उन्नयन कोण बनेगा और एक ये उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण आपस में एक दूसरे के पूरक है, यानी ये हमारे पास अल्फा और बीटा अगर ये होंगे तो इनका योगफल 90 डिग्री होगा। पूरक होंगे तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन दोनों का गुणनफल 6 के बराबर होगा, स्क्वायर रूट है ना। तो आप यानी ये करेंगे कि आपके पास √(x × x + 5),
ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 6 के। तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट हटा के यहाँ पर 36 लिख सकते थे और वो किसके बराबर होता है, x इंटू एक्स प्लस 5 के बराबर होता ना, 6 का स्क्वायर 36। अब आप इसको सॉल्व मत करना है, द्विघात मत बनाना, नहीं तो दिक्कत होगी। आप सोचो यहाँ पर कोई x का ऐसा मान रखें जिससे काम हो जाए, तो काम हो जाएगा। अगर आप x का मान 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 रखने पे ये पूरी वैल्यू 9 हो जाएगी और 9 का गुणा अगर आप 4 में करते हैं तो 36 ही आ जाएगा, यानी x का मान 4 होगा। कह रहा था x का मान ही पूछ रहा था, तो x का मान आपके पास क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। यही आपका सही जवाब भी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, वाह। चलिए नेक्स्ट। कुछ दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंची एक इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच में 30 डिग्री का कोण है। इमारत से दूर खड़ा व्यक्ति लगभग कितनी दूरी पर है। ये जमीन हो गई, ये इमारत हो गई, ये इमारत हो गई। इमारत के शीर्ष, जमीन से कुछ दूरी पर खड़ा है व्यक्ति, इमारत को देख रहा है। इमारत के शीर्ष से इस व्यक्ति के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का है और ये यहां से 1000 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो आपसे कह रहा था, आपको ये बताना है 1000 मीटर ऊंची इमारत थी, 1000 मीटर ऊंची इमारत को देख रहा है, ठीक है। तो कितनी दूरी पर खड़ा है। 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर √3 है तो ये तो 90 होगा। 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर 1000 है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा जो होगी वो √3 से गुणे होके आएगी। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 1000 √3, है ना। √3 का मान क्या होता है, 1.732। √3 का मान क्या होता है, 1.732। दशमलव जो है वो 3 जीरो को खत्म कर देगा और 1732 गुणे 1, तो लगभग वो 1732 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। कितनी दूरी पर, 1732 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। अगला सवाल। भूमि पर स्थित एक बिंदु A से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने से बिंदु B से टावर की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। टावर A की ऊंचाई क्या होगी। मतलब ये भूमि है, भूमि से एक बिंदु है, इस भूमि पर एक टावर खड़ा है। इस बिंदु से इस टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये बोला गया 30 डिग्री है। अब जब हम इस बिंदु से टावर की ओर बढ़ते हैं, कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर बढ़ जाते हैं। 20 मीटर की दूरी से इस बिंदु से यहाँ पर आ जाते हैं, तो टावर के शीर्ष से जो उन्नयन कोण है ये वाला, ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का बन जाता है। कह रहा है इस टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछा गया। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा, अगर ये 30 है, ये हमारे पास 60 है, 2 थीटा है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने आपको तरीका बताया था कि h बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू यानी 20 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का मान आपके पास 60 डिग्री है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। 2 से काट देंगे 10 और 10 √3 आपका ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 √3 ऊंचाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये आप इसको ऐसे देख सकते थे कि अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये बचा होगा 30। ये 30 था, ये 90 था, ये पूरा 60 है। इस पूरे 60 में अगर ये 30 हो गया तो ये बचा हुआ भी 30 होगा, करेक्ट। तो हमारे पास ये जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी, दोनों बराबर होंगी। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा, अगर ये वाली भुजा 20 है तो 2 का मान 20 है, तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान 30 होगा। 1 का मान 30, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी थी, तो 10 में √3 का गुणा ही करना था। चाहे आप ऐसे कर लेते, चाहे ऐसे कर लेते। ये कौन सा तरीका बना है, ये वाला जो तरीका बना है, x ये हो जाएगा x इंटू साइन 2 थीटा वाला। क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 2 थीटा वाला बना, ठीक है। तो किसी से भी आंसर निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। यानी उस टावर की ऊंचाई कितनी बनेगी, 10√3 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दिया। एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है। बिंदु B से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 75 डिग्री है। एक मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई 120 मीटर दी है और किसी बिंदु B से इस मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, ये वाला उन्नयन कोण, ये आपके पास दिया है 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री का ये कोण दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा बिंदु B जमीन की सतह पर है। मीनार के आधार से बिंदु B की दूरी क्या होगी। ये मीनार का आधार हो गया, बिंदु B के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये अगर 75 है तो निश्चित तौर पर ये 90 रहा होगा और ये 15 रहा होगा। बोलो ठीक है। अब 75 डिग्री के सामने की भुजा आपको दी है और 75 डिग्री के सामने की भुजा √3+1 के रेशियो में होती है। ये आपके पास आपको 20 दी है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 20/√3, 20/√3+1 होगा।
जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर गुणा होगा, √3 - 1 से ही नीचे गुणा होगा। ये आपको 2 दे देगा, 2 का गुणा 2 से भाग जब देंगे तो ये आपके पास 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10 √3 - 1। क्या आ जाएगा? 10 √3 - 1। आपसे कह रहा था मीनार के आधार से बिंदु बी के बीच की दूरी की होगी ये, यानी 15 के सामने की भुजा, तो आपको √3 - 1 का मान निकालना है। एक का मान ये हो गया और आपको मान निकालना है √3 - 1 का, तो √3 - 1 से ही इसमें गुणा कर लीजिए। √3 - 1 पहले से था और √3 - 1 का जब आप गुणा कर लेंगे तो आपके पास जो बनेगा वही आपका उत्तर होगा। ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? इसका होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² यानी 3 और 1 4। तो ये आपके पास हो गया 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 4, और माइनस में क्या आएगा? 2√ab यानी 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√3। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये 120 दिया था, शिट 120 दिया है, 120 है, 120 है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो गया, तो 60 × 4 हो जाएगा 240। 240 माइनस 120 √3, तो 120 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से। 120 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। और उत्तर का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ये परिमेयकरण किया है, यहाँ पर ये दोनों आपस में गुणे में है। ठीक है, परिमेयकरण किया गया। इसको आप मुँह जवानी भी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं। कैसे कर सकते हैं मुँह जवानी, उसका जरा थोड़ी सी बात की अगर हम चर्चा कर लें तो भी ठीक रहेगा। ये कैलकुलेशन का हिस्सा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या नहीं, देखते हैं। ये भुजा हमारे पास है √3 - 1, इसका मान हमें निकालना है। ये भुजा हमारे पास √3 + 1 दी थी। कितनी दी थी? √3 + 1 दी थी। √3 + 1 दिया है और √3 - 1 का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमारे पास √3 + 1 दिया है, √3 + 1 दिया है, √3 - 1 का मान हमें निकालना है। इसका मान हमारे पास 120 कुछ दिया है। चले अब जरा बात को देखें, समझे क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। इसका मान हमको निकालना है, ये मान लीजिए x है। ठीक, होगा क्या इसी को तो समझना है। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। 120 + x 120 - x हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? 2√2 होती है। क्या होती है? 2√2। इसका कोई यूज़ कर सकते हैं क्या हम? नहीं, इसका कोई यूज़ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि है नहीं ना। कोई बात नहीं, ठीक है। √3 + 1 का मान ये है, √3 - 1 का मान कुछ और पड़ सकता है? नहीं, ठीक है, तो फिर यही ठीक है, इसी से आप निपटा दीजिए। उससे बन नहीं रहा है हमसे। आपसे अगर बन जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ सर हमसे उससे भी बन गया है। एक झंडा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है इस इमारत की चोटी पर खड़ा हुआ है। इस इमारत मतलब किस इमारत? यहाँ होना चाहिए एक इमारत की चोटी पर खड़ा हुआ है। बिंदु x से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो ये एक इमारत हो गई, इस इमारत की चोटी पर एक ये झंडा हो गया। ठीक, अब कह रहा है बिंदु x से झंडे की चोटी, ये मान लीजिए बिंदु x हो गया, तो इस बिंदु x से झंडे की चोटी का उन्नयन कोण जो है वो ऐसे, ये जो उन्नयन कोण है ये आपके पास दिया हुआ है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का, करेक्ट है। तथा x से इमारत की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इसी बिंदु x से इमारत की चोटी का जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो उन्नयन कोण है, ये हमारे पास 30 डिग्री का दिया हुआ है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत भाई। ठीक है, बिंदु x जमीन की सतह पर है तो इमारत की ऊंचाई बतानी है। देखो झंडे की लंबाई आपको 4 मीटर दी है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है इमारत की ऊंचाई। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 45 डिग्री होता है, अगर ये 90 है, ये वाला एंगल पूरा 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा।
ये दोनों बराबर होंगे। 45 पर जितने लंब की लंबाई होगी उतनी आधार होगी। लंब की लंबाई है 4 + x, तो आधार की लंबाई भी 4 + x ही होगी अगर 45 डिग्री को हम लेकर चल रहे हैं तो। दूसरी बात, अब यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, चर्चा का विषय ले लेते हैं कि हम दूसरे त्रिभुज में देखें जिसमें एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो बचा होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी, √3x होगी। ये हो जाएगा √3x। एक बार ये भुजा 4 + x आ रही, एक बार ये भुजा √3 + आ रही, दोनों भुजाएं बराबर है तो बराबर कर ले रहे हैं। 4 + x का मान √3x के बराबर कर ले रहे हैं। तो जब हम x को इस तरफ लेकर आएंगे तो √3x हमारे पास कॉमन हो जाएगा। x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3 - 1। ठीक है, तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा √3 - 1 इधर आ जाएगा। परिमेयकरण करेंगे तो 4 ब्रैकेट में √3 + 1 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 2 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, यानी x की लंबाई हो जाएगी 2 ब्रैकेट में √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर। इमारत की ऊंचाई जो x थी वही हमसे पूछी गई थी, तो ये हो जाएगी 2 ब्रैकेट में √3 + 1। स्पीड में करना है। यहाँ पर जो परिमेयकरण का हिसाब किताब था वो मैंने मन में किया। ये जितनी जल्दी आप कैलकुलेट करोगे उतना समय एग्जाम में बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट करें जरा इस बात को पहले, तो फिर आगे की तरफ हम लोग बातचीत चर्चा लेकर चलते हैं। मीटर में क्या हो गई, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, बताना है आंसर क्या होगा। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है कि दीवार की चोटी तक पहुंचती है। ठीक है, ये दीवार है, दीवार खड़ी होगी तो जमीन पे खड़ी होगी, दीवार सीधी खड़ी होगी, और जब सीढ़ी खड़ी होगी तो वो टेढ़ी खड़ी होती है। ऐसे एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे उसकी चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के आधार से दीवार की चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। यहाँ पर डिग्री लिख लेना, ऊपर 15 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है बताना है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी। देखो ये 15 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये अपने पास 75 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 75 हो गया। अब 75 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो √3 + 1 के रेशियो में होती है। 15 डिग्री के सामने की भुजा √3 - 1 के रेशियो में होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2√2 के रेशियो में होगी। अब ये भुजा जो √3 + 1 है वो उसका मान 5 दिया है, तो एक यूनिट का मान यहाँ से क्या होगा, 5 बटे में √3 + 1 ये होगा। और हमें मान चाहिए 2√2 का, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई पूछी है। तो अगर हम यहाँ से 2√2 का मान निकालते हैं तो 2√2 का मान निकालने के लिए हो जाएगा 5 बटे में √3 + 1 और इंटू में 2√2। करेक्ट है? आप बोले हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √3 - 1 का गुणा होगा और नीचे भी √3 - 1 का गुणा होगा। तो नीचे जो √3 - 1 का गुणा होगा वो 3 - 1 यानी 2 दे देगा हमको। कितना दे देगा? 2। ये 2 लिख लीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास उत्तर के रूप में आएगा 5√3, है ना। पंद्रह डिग्री सीढ़ी की लंबाई चाहिए थी। 75 के सामने की भुजा √3 + 1, 15 के सामने की भुजा √3 - 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a² + b²। एक मिनट रुकना जरा, a² + b², तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ab। 4ab, तो 4a की जगह हमारे पास √3 होगा, b की जगह ये होगा। क्या ये बात हमने सही लिखी है? सीढ़ी की लंबाई के लिए लिखी तो सही है यार, है ना। 3 - 1, 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5√3 - 1। कुछ तो गड़बड़ हो रही ना दया, क्या गड़बड़ हो रही? 5 15 हो जाएगा, 15 - 5 10 आना चाहिए। तो फिर कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना दया, क्या गड़बड़ हुई है दया? देखो जरा दया, क्या गड़बड़ है दया? √2 का मान
1 का मान ये हुआ, इसका अगर हम परिमेयकरण कर लें तो हमारे पास 5√3 - 1 होगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। और अगर हमको 2√2 का मान चाहिए तो 2√2 के मान के लिए इसी में गुणा होगा ना इसका, बस और कुछ तो होना नहीं था। ये 2 से 2 कट जाएगा। अरे अच्छा √3 शिट मैन, 5√2 का गुणा इसमें करेंगे तो 5√6 आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा। और 5√2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 5√2 हो जाएगा। तो 5√6 - 5√2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर देने की कोशिश करिए और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। दो इमारत 38 मीटर और 58 मीटर ऊंची है कि शीर्षों के मध्य की दूरी 52 मीटर है। एक इमारत है जो कि 38 मीटर ऊंची है और एक इमारत जो है जो कि 58 मीटर ऊंची है, मान लीजिए 58 मीटर ऊंची है। इन दो इमारतों के शीर्षों के बीच की जो दूरी है ये दूरी दो है, ये आपके पास दे रखी है 52 मीटर की है। कितने मीटर की है? 52 मीटर की। ये जमीन हो गई। कह रहा दोनों इमारतों के मध्य की दूरी क्या होगी, मतलब आपको ये वाली जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। सिंपल सा बात हो गई। देखो अगर ये 38 है तो इतनी दूरी 38 हो जाएगी, अगर ये 38 हो जाएगी तो ये ऊपर की जो दूरी बचेगी ना, ये 20 बचेगी। अब इसी 20 से सारा काम निपटाना है। देखो ये है आपके पास 13 × 4 है और ये है आपके पास 5 × 4, तो 4 तो कॉमन रहेगा इसमें भी। 5, 13 और 12 से ट्रिपलेट बनती है तो 12 ये हो जाएगा, 12 चौको 48 आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 48। एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये वृक्ष था, इसका ऊपरी कुछ हिस्सा था वो आंधी से यहाँ से टूटा और जब यहाँ से टूटा तो ये जमीन के साथ आकर लग गया और ये इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और बिंदु का शीर्ष, देखो ये आपके पास पेड़ का शीर्ष है और ये पेड़ की जड़ है। तो पेड़ के शीर्ष और पेड़ की जड़ भूमि को छू रहे हैं, दिख रहा है, और इनके मध्य की दूरी है आपके पास 25 मीटर की। वृक्ष की कंप्लीट ऊंचाई पूछ रहा है। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा 30 हो गया। 30 डिग्री के सामने की भुजा 25 हो गई, 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? 60√3 हो जाएगी। दूसरी बात, अब एक बात को और समझना, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 के रेशियो में होती है ना। तो अगर 30 के सामने की भुजा 1 है तो 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? 2 के रेशियो में, यानी 50 हो जाएगी। ये 50 और ये कितनी हो जाएगी? ये 25√3 हो जाएगी, है ना। तो पेड़ की अगर कुल ऊंचाई पूछा था तो 25√3 + 50 को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास सही उत्तर आएगा। अब देखो ये आएगा कैसे? 25 + 50, √3 का मान क्या होता है? 1.732। बात ध्यान से समझना जरा। देखो इस 25 का गुणा 1 में तो होगा ही, तो 25 और 50 75 तो हो गया सीधे सीधे। अब 0.732 को अगर आप 0.75 लगभग मान लो तो 0.75 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/0.75 यानी कि 3/4 हो जाएगा। इसको अगर हम 0.75 लगभग मान लें तो उसको हम 3/4 लिख सकते हैं। उस 3/4 का गुणा इसमें करना है। 4 से इसको भाग देंगे 24, लगभग ही चल रहे हैं। 4 × 24, 6 × 3 18, 75 और 18 93 के आसपास उत्तर पहुंचेगा। 93 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ये मतलब करना कि 25 का गुणा इसमें पूरा करने लगे और फिर जोड़ रहे हैं। गुणा और जोड़ करने में भी पूरा दिमाग, कैलकुलेशन जो पीछे सीख चुके हो डेली लाइव क्लास में, जो सीखते हो 5 बजे से डेली लाइव क्लास में जो आप सीखते हैं 5 बजे से, वो आपकी 5 बजे से होती है शाम में। तो वो सारी चीज़ें जो आप डेली सीखते हैं ना, उन्हीं का यूज़ किया है मैंने और कुछ अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा नहीं है। नेक्स्ट आइए। एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शजा यानी कि टेंजेंट है 3/4। एक बिंदु P से, एक ये हो गई मीनार, एक बिंदु P से मीनार का जो उन्नयन कोण है, मान लीजिए बिंदु P है, मीनार का जो उन्नयन कोण है, इसकी जो स्पर्शजा है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल आपके पास स्पर्शजा जो दी है वो है 3/4। ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर है θ1 दिया है, मान लीजिए ये θ1 का मान 3/4 दिया है। स्पर्शजा का मतलब होता है tan का मान। किसका मान है? tan θ का मान है। ठीक। 560 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद, यहां से 560 मीटर जब हम मीनार की ओर चलकर यहां तक आ गए,
यहां पर किसी बिंदु पर आ गए, तो यहां से उन्नयन कोण की जो स्पर्शज्या है यहां से, वो हमारे पास कितनी हो जाती है, वो हमारे पास हो जाती है 4/3। यानी कि यहां पर आपके पास आपको मिलेगा tan θ2 का जो मान है वो 4/3 है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है। अब देखो इस सवाल को ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जो tan होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से ये लंब बटे आधार लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा कि लंब सर हमारे पास 3 हो जाएगा और आधार जो होगा वो हमारे पास 4 के अनुपात में होगा। होगा नहीं होगा? अब बोले हाँ सर होगा। आधार हमारे पास 4 के अनुपात में होगा लंब बटे आधार से। और जब इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो यहाँ पर tan थीटा यानी लंब बटे आधार, तो ये बोल रहा है कि लंब हमारे पास 4 के रेशियो में होगा। तो इसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं बराबर करने के लिए, इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा फिर। अब बोले सर अब क्या होगा, अब सवाल ही खत्म हो जाएगा और क्या बचा ही क्या। देखो जरा, ये पूरा 16 है, ये हमारे पास कितना आएगा, अगर इसको हम 3 लेते हैं, 3 क्या लेते हैं 3, 4/3 में ये 3 हो गया। इस 4 में अगर ये 4 ले रहे हैं तो ये 3 हो रहा है, और इस 4 में 3 का गुणा है तो यहाँ पे भी 3 का गुणा तो होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ, तभी तो ये 4 और 3 का रेशियो मिलेगा। हाँ सर, पूरा 4 चौको 16 है उसमें से ये 9 चला गया तो ये जो हिस्सा बचा होगा ये 7 बचा होगा, 9 7 16 बचा होगा भाई, सॉरी 7 का मान हमारे पास 560 है, यानी 7 8 56, तो 80 का गुणा हुआ होगा। कितने का? 80 का। 7 8 56 करनी है तो इसमें हमें 80 का गुणा करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ, तो 4 × 12 12 8 96, यानी मीनार की पूरी ऊंचाई कितनी होगी 960। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो, कुछ लिखने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यही हैं। इन दोनों में काम क्या हुआ है कि 3 4 और 4 3 के रेशियो को बराबर किया गया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया गया। 3 4 और 4 3 के रेशियो को बराबर किया गया है। ये सब लंब बटे आधार होते हैं, तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए यहाँ 4 का गुणा किया गया है, यहाँ 3 का गुणा होगा और यहाँ पे 4 का गुणा होगा। बस इतना सा बात है। ये दोनों ही लंब हैं। देखिए 4 3 12 4 3 12 दोनों लंब हो गए। एक बार आधार आपको 16 दिखाई देगा, एक बार 9 दिखाई देगा, तो 16 में से जो छोटा वाला आधार था 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आया था, वही हिस्सा ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया। सिर्फ रेशियो को ही बराबर किया गया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। किसको बराबर किया गया? रेशियो को। ये सवाल बताइए। पी क्यू दो बिंदु एक इमारत के आधार से क्रमशः x और y दूरी पर है। y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, ये y हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हो जाएगा जो x दूरी पर है। P और Q दो बिंदु हैं, एक मान लीजिए ये बिंदु हो गया P और ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हो गया 2। ये मीनार के आधार से इतनी दूरी पर है, ठीक है। क्रमशः x और y की दूरी पर है, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये हो गया P और ये हो गया Q, क्रमशः x और y की दूरी पर है, जहाँ पर y x से बड़ा है, तथा इनके जो उन्नयन कोण है मीनार की चोटी के साथ, ये कोण और ये जो उन्नयन कोण है ये मीनार की चोटी के साथ जो उन्नयन कोण है ये आपस में पूरक है। मान लीजिए अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, पूरक होने का मतलब इन दोनों कोणों का योगफल आपके पास 90 डिग्री का दिखाई देगा। तो अगर पूरक है तो आपसे कह रहा था ये मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपने पढ़ा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, √y × x, यानी √x × y जहां लिखा वही मीनार की ऊंचाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने लिखा हुआ है। सीधी सी बात है। ये पूछा गया था ना मीनार की ऊंचाई क्या होगी, और इसका कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता के ही आया था। चलिए ये सवाल देख लीजिए, बताइए आंसर। स्पीड में ही तो करेंगे। दो मीनार P और Q के आधार बिल्कुल मध्य में है। दो मीनार P और Q के बिल्कुल मध्य में है। दो मीनार P और Q आधार के बिल्कुल मध्य में, उनके शीर्षों की ऊंचाई के कोण, अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स। दो टावर है अपने पास, P और Q दो टावर है, एक ये टावर हो गया, एक ये टावर हो गया। इनके आधार के ठीक मध्य में यहां पर कोई बिंदु है जिससे इनके शीर्षों के उन्नयन कोण आपके पास दिए हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया। इनके शीर्षों के जो उन्नयन कोण दिए हैं कुछ इस प्रकार से, वो आपके पास एक का दिया है, पहले वाले का 30 डिग्री दिया है और दूसरे वाले का 60 डिग्री दिया है।
पहले वाले का 30 डिग्री दिया है, दूसरे वाले का 60 डिग्री दिया है। पी और क्यू की ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो निश्चित तौर पर ये कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। आप बोलोगे हाँ सर। 30 के सामने की भुजा 1 के अनुपात में, 60 के सामने की भुजा √3 के रेशियो में, 90 के सामने की भुजा सेम। ये 60 है तो ये 90 रहा होगा, ये 30 रहा होगा। हाँ सर रहा होगा। 60 के सामने की भुजा √3 के रेशियो में, 30 के सामने की भुजा 1 के रेशियो में और 90 के सामने की भुजा 2 के रेशियो में। पूछा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के लिए ही आपको आंसर देना है। 2 मीनार फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स P and Q, द एंगल बिटवीन द एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 and 60 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ P and Q इज टू बी। P और Q की हाइट का अनुपात क्या होगा, सुनिए ध्यान से। अच्छा जी, P और Q की हाइट का अनुपात क्या होगा। ये अनुपात 1 और √3 के रेशियो में आ रहा है, तो √3 से जो कटेगा वो तो आंसर होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक काम करिए, देखिए ये दोनों लंबाइयां तो हैं बराबर, ठीक। तो अगर ये दोनों लंबाइयां बराबर हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं आधार को बराबर करने की कोशिश करता हूं। हालांकि बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन बराबर करने की कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। √3 यहाँ हो जाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है ना। √3 और √3 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सही लिखा है सवाल। 2 मीनार P और Q आधार के बिल्कुल मध्य में, उनके शीर्षों की ऊंचाई के कोण जो है वो 30 और 60 है। P और Q की ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात कीजिए। यार लिखा तो सही है, 1:√3 आएगा। ये 1:2 है, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे आपको 1 और √3 मिलेगा नहीं। अब इससे आपको मिल सकता था 1 और √3, हालांकि ये भी मिलना नहीं है, ये 1 और 3 है, 1 और √3 नहीं मिलेगा। 1 और √3 अगर मिलेगा तो यहां से मिलेगा, 1 और √3 अगर मिलेगा तो यहां से मिल सकता है ना। देखो भाई बताओ क्या आंसर होना चाहिए, सही है या कुछ गड़बड़ है तो मुझे बोल सकते हो। देखो जरा देख के बताओ सही किया है। 2018 12 सितंबर 2019 का ये क्वेश्चन है, और इसका एग्जाम जो था वो 2018 वाला था, लेकिन एग्जाम हुआ था 2019 में। कोशिश करिए बताइए, देखें जरा क्या आंसर आता है। आप सभी लोगों का थोड़ा दिमाग चलाना है, चला लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं चलाएंगे तो हम ही हैं, हम बताएंगे फिर। दिमाग चला लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं चलाएंगे तो हम तो ही, मान लीजिए हम तो बताएंगे ही फिर। हाँ जी, P और Q की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। देखो एक काम करते हैं, P और Q की ऊंचाइयों के अनुपात के लिए √3 से दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। किससे? √3 से। इसमें √3 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी होगा, और √3 का गुणा अगर इसमें हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए, है ना। तो ये तो 3 हो जाएगा। यहीं पर कुछ समस्याएं हैं जो कि कुछ ना कुछ दिक्कत दे रही हैं। क्या गलती कर रहा हूं भाई, कोई बताएगा क्या गलती चल रही है मेरी? कोई गलती चल रही है क्या? नहीं चल रही ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन्हीं दोनों में √3 से गुणा कर देता हूं। बस √3 का गुणा इसमें हो गया और √3 का गुणा इसमें हो गया। नीचे आधार को अगर बराबर कर लिया तो काम बन गया, मतलब ये भी √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। अब अगर ये √3 हो गया तो ये पूरा हो जाएगा 3, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो ऊंचाई का अनुपात 1 और 3 हो जाएगा। ये छोटी सी बात दिमाग में क्लिक नहीं कर रही थी।
एक बार सोच के गए भी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, लेकिन उसके बावजूद फिर कभी कभी कुछ मन में और चीज़ें चलने लगती हैं तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है ना। ये बताइए, एक मीनार के शीर्ष से मीनार के एक और धरातल पर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण जो है 60 और 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी इतनी है, उनकी ऊंचाई क्या होगी। मीनार के शीर्ष से, ये मीनार हो गई, मीनार का शीर्ष हो गया, जमीन पर दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 400 मीटर पाई जाती है। 400 है ना, 400 मीटर पाई जाती है। और इनके जो उन्नयन कोण है वो 30 और 60 है। तो ये उन्नयन अवनमन कोण 30 और 60 है। तो अगर अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री का था तो ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये एंगल अगर 60 डिग्री का था तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अवनमन कोण जो होंगे यहाँ पर उन्नयन कोण के बराबर होंगे, ठीक है। और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है। ये मीनार की ऊंचाई पूछी, ये तो बहुत ही सरल हो गया ना कि अगर ये आप थीटा देख रहे हो तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये 400 दिया ही है जो कि x के बराबर था, तो h बराबर क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा x इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन 60, और x का मान यहाँ पर 400 दिया ही है। साइन 60 का मान √3/2 होता ही है, 2 से काट देंगे 200 आ ही जाएगा, 200√3 आपका उत्तर होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 200√3 आंसर नहीं है तो क्या हो सकता है ना। x 400 साइन 60 साइन 60 30, ये पूरा 60, ये 30, तो ये 30 ये बराबर हो जाएगा। ये 400 है तो ये भी 400 होगा, ठीक है। 90 के सामने की भुजा ये हो गई 400, तो h का मान अगर 2 का मान 400 हो गया तो इसका मान 200√3 हो जाएगा। तो 200√3 तो आ ही रहा है, 200√3 तो आ ही रहा है, 200√3 ही आंसर होगा। तो 200√3 का ही कर लो, मान लो इसको आप 200√3 कर लीजिए, तो मीनार की ऊंचाई जो पूछी गई वो आपके पास आ जाएगी 200√3। क्या कहती पब्लिक, ठीक है। आज त्यौहार का दिन है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने आज आपको करा दी हैं उतनी बहुत है ना। इसमें सवाल अभी काफ़ी हैं, इसके 2 गुने सवाल अभी और हैं, मतलब कि लगभग 40 सवाल के आसपास है। मैंने आपको अभी 18 कराए हैं। किसी दिन आप जब बोलोगे तो वो बाकी के सवाल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर मैं आपको और करा दूंगा। आज आप त्यौहार है, आप त्यौहार मना लो, इतना पढ़ना जरूरी था ताकि रिवीजन मन में बना रहे, ठीक है। कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कर लेता हूँ, शनिवार वाली क्लास में, शनिवार वाली क्यों, हाँ शनिवार वाली क्लास में किन बच्चों ने क्या क्या उत्तर दिए थे जरा उनके एक बार नामों को देख लेते हैं, ताकि वो भी जरूरी है ना, तो वो भी समझ लें हम लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने उत्तर दिए थे उनको देखना जरूरी है भाई हमारे लिए। तो कितने बच्चों ने उत्तर दिए थे, तो यहाँ पर उत्तर देने वाले बच्चों की संख्या जो थी मेरे प्यारे दोस्त 9 लोग थी। एक ने कहा है, इनका नाम है ठाकुर नवलपुर, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मैथ इन ऑल यूट्यूब। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल साहू ने कहा ये सीरीज एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच सर योर टाइम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश एएलपी ने आंसर दिए थे 21 का सी, 22 का बी। असद खान ने 21 का ए, 22 नंबर का 4 × 4 ऑफ √3 दिया था। सर आप जैसा पढ़ाते हो वैसा कोई टीचर नहीं पढ़ाते हैं सर, सच्ची आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार शाह बालक ने आंसर दिया 21 का ए, 22वें का 8√3। शेर सिंह ने भी आंसर दिया है 21 का और सोल्यूशन करवा देना सर, 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन करवा देना सर जी। अच्छा ठीक है, करा देंगे। निखिल साहू ने 21 का सी, 22 का बी आंसर दिया। कल्याण डे ने आंसर दिया था और ममता मौर्य जी ने भी आंसर दिया था। ये 9 वो लोग थे जिन्होंने क्लास में कमेंट करके आंसर दिया था, क्योंकि इन्होंने होमवर्क किया होगा। अब आज की क्लास में भी मैं आपको होमवर्क तो दे ही देता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का, ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, और करना इसको उसी तरीके से जिस तरीके से मैं अभी आपको करके बता रहा था, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।